चैप्टर बनाया अपन ने, चैप्टर नंबर 1, क्या नाम है चैप्टर का बेटा? हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। कैसे कैसे डेवलपमेंट हुए थे हिस्टोग्राफी के, अभी वो थोड़ा देखते हैं इसके ऊपर। अच्छा, पहली बात तो ये सर, चलो अच्छा हिस्टोग्राफी अपन पढ़ रहे तो चैप्टर में पढ़ेंगे क्या? सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है। जब आपने पढ़ा था हिस्टोग्राफी मतलब क्या होता है, पहला वो अपन ने देखे थे। जो हिस्ट्री लिखता है उसे क्या कहते हैं? हिस्टोग्राफी। हिस्ट्री प्लस ग्राफी, जब हम हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोग्राफी। पर कैसा है क्या, देखो, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल एंड नेचुरल साइंस, द एम्पिरिकल मेथड यूज्ड टू वेरीफाई द नॉलेज। अच्छा ठीक है, इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले थे? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट, देखो, क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट आर नोन एज हिस्ट्री। ये तो सबको मालूम है डेफिनेशन क्या होता है, कि भाई जब हम पास्ट जो भी घटना घटी हुई है, पास्ट इवेंट में जो कुछ भी हुआ है, जब उसको अपन लाइन से पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री। क्या कहते हैं उसको? हिस्ट्री। क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। थोड़ा जोश दिखाओ भाई, वन शॉट वीडियो अपना शुभारंभ हुआ है और इसके अंदर जितना मैंने इंक्लूड किया उतना ही आपको बोर्ड में पढ़ना है। हिस्ट्री इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ज्योग्राफी सब पढ़ ले रहे, ज्योग्राफी थोड़ा सा इजी गिर रहा है, हिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड गिर रहा है। आज मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स ने ये बोला सर आपका वो कुछ करिए हिस्ट्री के लिए, बिकॉज उनको भी समझ में नहीं आ रहा हिस्ट्री। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना, अब की बार वापस इसके बाद नहीं पढ़ाया जाएगा बेटा, यही वीडियो रहेगा हमेशा नॉर्मल। अभी इस चैप्टर में अपन क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फिजिकल एंड नेचुरल साइंस, द एम्पिरिकल मेथड। इस चैप्टर में ना बेटा आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, पर कैसे? हिस्ट्री को ना अपन लेबोरेटरी के थ्रू कुछ करेंगे। म्हणजे काय कि कुछ मिला अपने को, अपन ने उसको लाइब्रेरी में लेके गए, टेस्टिंग किया, हाँ भाई इतने साल पुराना है, इतने साल पुराना है। क्योंकि हिस्ट्री मतलब ही क्या होता है? पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री मतलब और एम्पिरिकल मेथड मतलब लैबोरेटरी के थ्रू। अपन किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, किसी ने क्या बोला उससे हमको मतलब नहीं। हम कोई भी चीज, समझो 50 साल पुराना कोई चीज मिला है और कोई बोले कि ये जो अपने को मैन्युस्क्रिप्ट मिला है, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब मालूम है पुरानी किताबें वगैरह, ये 4000 साल पुराना है, 5000, हमको तुम्हारे भरोसा नहीं है। क्या करेंगे फिर? उसको जाके लेबोरेटरी में लेके जाएंगे, उसके ऊपर रिसर्च होएगा, उसके ऊपर पढ़ा जाएगा, फिर जब पता चलेगा तब जाके हम उसके ऊपर भरोसा करने वाले हैं। और इस चैप्टर में अपन बाहर गांव पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम ही है डेवलपमेंट इन द वेस्ट। वेस्ट म्हणजे भारत ही एक ऐसा देश है, भारत के वेस्ट में जितने भी देश है सब वेस्ट हो जाएगा, फॉरेन कंट्री, जिसको आप लोग बोलते हैं ना वी फॉलो द वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन मतलब वो कंट्री वेस्ट में, इसमें अपन इंडिया का छोड़ के सब कुछ पढ़ने वाले। बाद में क्या बोलते हैं? इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। फिर देखो क्या बोलते हैं, आपको क्या लगता है बेटा कि हिस्ट्री में आप लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट कर दोगे क्या? आप अभी समझो मैं बोलूं कि ताजमहल को शाहजहां ने बनाया था और आपने बोल दिया मैं नहीं भरोसा करता, तो मैं आप सीधा बोलोगे सर आपको कैसा मालूम ताजमहल को शाहजहां ने बनाया? तब आप उसी में से कोई वो बोलते ना बैक बेंचर, बोल दिया किसने, सर आप शाहजहां जब बनवा रहे थे क्या? तभी क्वेश्चन आता है कि भाई जब ताजमहल बना तो मैं था क्या? नहीं। महाराणा प्रताप लड़े तो मैं था क्या? नहीं। म्हणजे कि वो जो मेथड बोलते ना कि अपन आके लेबोरेटरी मेथड से एक्सपेरिमेंट करके बता लगा सकते हैं, पर ये पॉसिबल नहीं। आगे क्या बोला है कि बिकॉज वी आर नॉट प्रेजेंट इन दैट हिस्टोरिकल टाइम, क्योंकि हम उस समय के टाइम पे अवेलेबल नहीं थे क्या? इज दैट क्लियर? तो क्या आप हिस्ट्री को लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हो क्या? नहीं। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिक्रिएट देम। और भाऊ अभी आप, मैंने तो बोल दिया, समझो तुमने मान भी लिया कि बाबा ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये किसी ने तो बनाया है, अंग्रेज ने। अब आप बोलोगे सर आपको कैसा मालूम अंग्रेज ने बनाया? ताजमहल को मुमताज महल के याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया। अभी आपको कैसा मालूम सर मुमताज महल का याद था उधर, दूसरा भी याद हो सकता है। अब बोलोगे सर आप थे नहीं, अब ये तो बात सही है। अब भाई अब मैं तुमको प्रूफ भी नहीं कर सकता, वापस ताजमहल को रिवाइंड नहीं कर सकते अपन। चलो भाई अनड्यू कर दिया, चलो पीछे फटाफट 400 साल पीछे आ गए और ताजमहल के बारे में अपन ने पढ़ लिया। इज इट पॉसिबल? नहीं। तो हिस्टोरिकल इवेंट जो हो गया उसको अपन रिक्रिएट कर सकते नहीं। ये जो मैं लिख रहा हूं ना बेटा, आप इंट्रो में भी यूज कर सकते हो। व्हाट इज हिस्टोग्राफी में, समझो आ गया व्हाट इज हिस्टोग्राफी, तो ये आप लिख सकते हो
इसी तरीके से बनाया है। पूरे तुम्हारे पूरे टेक्स्ट बुक का मैंने रीड किया है भाई, 3 घंटा लगा है पीडीएफ बनाने में। और पूरा रीड करने के बाद जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा है, जो जो लाइनें इंपॉर्टेंट है, वो पूरा मैंने कवर करके रखा है। और देखना, बाद में जाके देखना, ये कहीं ना कहीं ये लाइनें आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेंगी। बाद में क्या बोलते हैं, टू बिगिन द हिस्टोग्राफी। अगर आपको हिस्टोग्राफी लिखनी है, सर मानते हैं, देखो हिस्ट्री मानने पे चलता है। आपने माना तो हिस्ट्री है, क्योंकि सर आपने ही बोला है कि हिस्ट्री को, जब हिस्ट्री हुआ था, जब कोई इवेंट हुआ था, हम थे नहीं, और सर हम उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते। तो क्या करें, अगर आपको हिस्टोग्राफी करना है, आपको हिस्ट्री लिखनी है, तो क्या करें, वी नीड एक्सपेक्ट हु नोज एंड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, पहली बात हमारे पास वो आदमी होना चाहिए जिसको हर एक लैंग्वेज मालूम हो, हर एक भाषा का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, हमें स्क्रिप्ट मालूम होने चाहिए। बहुत सारे स्क्रिप्ट है दुनिया भर में, वो स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। देखो आपको हिस्टोग्राफी करना है तो क्या करें, पहला तो ये बताया कि हिस्टोग्राफी किया नहीं जा सकता, बताया ना, बिकॉज हम उस टाइम पे थे नहीं, और उस इवेंट्स को वापस क्रिएट भी कर सकते नहीं। फिर भी हमको हिस्टोग्राफी अगर करना है तो हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर आपको हिस्टोग्राफी करना है, पहले आपको लैंग्वेज मालूम होना चाहिए। दुनिया भर में बहुत सारे लैंग्वेज है, अपन ने देखे थे, ब्राह्मी लिपि वगैरह देखे थे। भाषा नहीं है, बट एक स्क्रिप्ट है, लिखने का तरीका है। स्क्रिप्ट का ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स मिला है, ऑथेंटिसिटी मतलब कितना सही है, ऑथेंटिसिटी मतलब प्रॉपर एकदम। अगर किसी ने गाना गाया, समझो लता मंगेशकर का गाना गाया, तो मैं बोला ये गाना ना, इसने ऑथेंटिसिटी एकदम डेंजर गाया, म्हणजे पूरा डिट्टो कॉपी, एकदम परफेक्ट। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिल रहा है, उसको आपको ना मालूम होना चाहिए क्या है, कैसे है, एकदम प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। पहला किसका नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेज। दूसरा किसका नॉलेज होना चाहिए, स्क्रिप्ट। तीसरा ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, ये जो डॉक्यूमेंट आपने लिया कहीं फेक तो नहीं है, ये पूरा प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। देखो लेटरिंग स्टाइल जो मिला है, किस तरीके में लिखा हुआ है। अभी मेरा स्टाइल देख रहे हो, सड़ेला जैसा, मेरे को ये अच्छा लगा, पर बोला अच्छा लग रहा है, सीधा साधा रहेगा तो मजा नहीं आएगा, इसीलिए मैंने ये वाला स्टाइल, लेटरिंग स्टाइल। लिखने का तरीका कैसा था, हर एक जगह का, हर एक तरीके का अपना अलग होता है। उर्दू उल्टा चलती है, हिंदी सीधा चलती है, इंग्लिश का तो अलग ही लेवल। इंग्लिश के भी लिखने के 4 है, छोटा बड़ा, एक कर्सू रहता, अलग अलग 3 टाइप के लिखते हैं ना इंग्लिश। तो लेटरिंग स्टाइल कैसा है। उसके बाद ऑथर स्टाइल, मैन्युस्क्रिप्टिंग डेट, टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प एटसेट्रा, इतना सब नॉलेज होना चाहिए। बुक मिला तो किसने लिखा, कौन से पेपर का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद बोले मैन्युफैक्चरिंग, क्या कहाँ मैन्युफैक्चरिंग डेट, वो जो लिखा गया, कब लिखा गया, ये सब नॉलेज होगा, तब जाके आप हिस्टोग्राफी कर सकते हो। सर इतना आपने पढ़ा, इसके बेस पे हम कौन सा क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये भी बात है ना। बोर्ड आ रहा है सर, अगर आपसे पूछा व्हाट इज हिस्टोग्राफी या एक्सप्लेन हिस्टोग्राफी, तब जाके आप लिखोगे। ये पॉइंट जो लिखा हो ना, एज इट इज लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? अगर हिस्टोग्राफी करना है, क्या क्या चीज होना चाहिए आपको मालूम पड़ा, यस या नो? पहला, मेरे साथ बोलेंगे, पहला लैंग्वेज, दूसरा स्क्रिप्ट, दूसरा तीसरा ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, ऑथेंटिसिटी ऑफ लेटरिंग स्टाइल, क्या ऑथर स्टाइल, क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसके बाद टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प एटसेट्रा, कौन से टाइप का पेपर है, कौन सा स्टैम्प है। पहले का स्टैम्प अलग होता था, आपको स्टैम्प से ही मालूम पड़ जाएगा। पहले आज से 2-2.5 हजार साल पहले मिट्टी का स्टैम्प होता था, म्हणजे अगर मैं किसी को पार्सल देना है तो उस पर मिट्टी लगाते थे और स्टैम्प मार देते थे। अगर वो स्टैम्प टूटा, म्हणजे पार्सल खुला है। आज आपका स्टैम्प कैसा रहता है, नॉर्मल गोद लगा देते हैं, गम लगा देते हैं, देखते रहोगे पोस्ट ऑफिस से अगर कुछ आया रहेगा तो, अगर वो निकला है तो अपने आप समझ में आ जाएगा, वापस लगेगा नहीं, वो समझ में आ ही जाएगा। कभी आपको अभी आप तो वो लेवल में हो नहीं, जब गवर्नमेंट से लेटर आता, वो लेटर देखो, आपने पेन कार्ड ऑर्डर किया रहेगा, वो पेन कार्ड का लेटर देखो कैसा रहता बेटा, वो फाड़ने से ही फटे, वो एक बार खुल गया दोबारा मालूम ही पड़ जाएगा खुला है। ऐसा चिपका देते ना भाई कि तुम निकाल ही नहीं सकते रिटर्न उसको। तो वो अपना अपना एक तरीका होता है, इससे समझ में आ जाता है कि कैसे क्या चलता था, कौन से जमाने में कैसा चलता था। उसके बाद क्या बोलते हैं,
फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च नॉलेज अबाउट वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल। अगर आपको हिस्टोग्राफी करना है तो कुछ नॉलेज भी होना चाहिए आपके पास। क्या नॉलेज होना चाहिए? पहला, आर्कियोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। आर्कियोलॉजी म्हणजे खुदाई वगैरह जब करते हैं क्या है कैसे है, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में मालूम पड़ा, मोहनजोदड़ो के बारे में मालूम पड़ा, तो वो मालूम भी तो होना चाहिए। आर्कियोलॉजी की नॉलेज, अर्चिवल साइंस, दुनिया भर का जो बुक्स वगैरह है उसके बारे में भी, इसको आर्काइवल साइंस बोलते हैं, दुनिया भर का जो बुक्स है आर्काइव्स है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में आपको मालूम है, पुरानी किताबें जो होती है उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। उसके बाद इपिग्राफी मतलब इपिग्राफी, पुरानी किताबें, जो बहुत सारी रामायण महाभारत कुरान वगैरह जो लिखा है दुनिया भर का, कालिदास वगैरह जो लिख के बैठे, उसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। और क्या, उसके बाद लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। न्यूमिस्मेटिक मतलब सिक्के का नॉलेज होना चाहिए। न्यूमिस्मेटिक मतलब सिक्के, क्योंकि हर राजा अपने टाइम पे अलग अलग प्रकार के सिक्के चलाता था, इसे कहते हैं न्यूमिस्मेटिक। क्या कहते हैं? इवन मुंबई यूनिवर्सिटी बेटा आपको मालूम है डिप्लोमा कोर्स लॉन्च करके रखती है न्यूमिस्मेटिक्स के ऊपर, कि बाबा आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको इस सेक्टर में आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो। तो क्या आपको हिस्टोग्राफी का क्या बेसिक नॉलेज समझ में आया? यस या नो? ठीक है, आगे देखते हैं। लोगों को कब से लगने लगा कि इतिहास लिखना चाहिए, थोड़ा देखते हैं। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोग्राफी। जब भी आप इतिहास के बारे में लिखते हो तो उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टोग्राफी। अब हिस्ट्री कैसा है वो तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने बारे में लिखोगे तो आपका हिस्ट्री हो गया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़कर अगर हिस्टोग्राफी कर रहे हैं तो वो उसका हिस्टोग्राफी हो गया। म्हणजे इतिहास को लिखना ही क्या है? हिस्टोग्राफी। क्या है? आपको बोर्ड में अगर आ भी गया समझो एक्सप्लेन ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, तो ये 4 पॉइंट इनफ है बेटा। वो बोलते हैं ना कि एकदम मिक्सचर बना के रखा है मैंने इसको, और आगे आने वाले टाइम पे, अभी कल नेक्स्ट चैप्टर का होगा तो इससे भी डेंजर बनाऊंगा, कोशिश तो यही करूंगा, अभी तो फर्स्ट टाइम बनाए। उसके बाद बोलते हैं स्कॉलर हु राइट सच नैरेटिव्स नोन एज हिस्टोरियंस। अच्छा एक बात बताओ, जब आप इतिहास लिखते हो तो उसे हिस्टोग्राफी कहते हैं, तो सर लिखने वाले को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? कौन क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन। अच्छा, हिस्टोरियन डज नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव, दे डिपेंड्स ऑन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड अडॉप्टेड बाय हिम and his style writing and determined by the conceptual framework। एक बात बताओ, आप इतिहास लिख रहे हो, अच्छा आप दिन भर में बहुत सारे, समझो आप अपने ऊपर इतिहास कर रहे हो, हिस्टोग्राफी अपने लाइफ के ऊपर, मैंने अपना हिस्टोग्राफी किया अपने लाइफ के ऊपर, रोज लिखता हूं मैं, ठीक है, लिख दिया, लिखा तो उसे कहते हैं हिस्टोग्राफी। मैंने लिखा तो मुझे क्या बोलेंगे? हिस्टोरियंस। अच्छा एक बात बताओ, अपन दिन भर में तो बहुत सारे काम करते, सब कुछ लिखेंगे, ये भी लिखेंगे क्या? नहीं भाई, जिसका कॉन्सेप्ट होता है कुछ वो लिखेंगे ना। अब सर मैं दिन भर में 3 बार बाथरूम गया तो 3 बार लिखो क्या? कैसे गया, कितने अच्छे से गया, अच्छे से हुआ कि नहीं। म्हणजे क्या है, हिस्टोरियंस जो होते हैं वो हर चीज को, हर इवेंट्स को ना वो पकड़ते नहीं है, कुछ चीजों को छोड़ देते कि जान दो, जिसमें कॉन्सेप्ट होता है उसी के बारे में हिस्टोरियंस हिस्ट्री लिखते हैं। इज दैट क्लियर? और and his style writing is determined by the conceptual framework। अच्छा, आप स्टाइल राइटिंग मतलब आप किसके ऊपर लिख रहे हो? मैंने मेरे ऊपर लिखा, मेरे इतिहास। अगर आपने बोला मेरा कॉन्सेप्ट है ताजमहल, तो ताजमहल से रिलेटेड जितनी हिस्ट्री आप लिखोगे, ये नहीं लिखोगे ताजमहल में ईंटें 10 ईंटें यहां लगी, 20 ईंटें यहां लगी, 50 ईंटें, वो नहीं लिखोगे। किसी ने सर लाल किले को कॉन्सेप्ट समझा, उसका टॉपिक क्या है? लाल किला, तो लाल किले के ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, उसने हिस्ट्री पकड़ लिया। किसने बोला गेट ऑफ इंडिया, तो इंडिया गेट के ऊपर पूरा बना दिया। इज दैट क्लियर? आप सबका हिस्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। अच्छा आगे देखते हैं। एंशियंट सोसाइटी आर ऑल्सो ईगर टू नो अबाउट इट। अच्छा आपको क्या लगता है हिस्टोग्राफी अभी से स्टार्ट हुआ है? नहीं, पुराने हड़प्पा मोहनजोदड़ो आज जैसे 4,500-5,000 हजार साल पहले भी हिस्टोग्राफी होती। कैसा सर, वो भी बताओ। पहले के लोग पागल थे सर। यस, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज कि बाबा हम बुक बिक लिखे। आदिवासी लोग, वो लोग क्या करते थे भाई, वो लोग को कुछ मालूम पड़ा, दीवाल पे खड़ाखुड़ चालू, वो लोग के अंदर इतिहास आ जाता था अपने अंदर। पहले के लोग आपने बाद में पढ़ोगे कि वो दीवार पे निकाल देते थे, जिन्हें बाद में आप इंस्क्रिप्शन बोलते थे, और हमें बाद में मालूम ये पड़ता है कि बाबा नहीं, ये भी हिस्ट्री है।
तो ये जो हिस्टोग्राफी है ये मत सोचो कि अभी से स्टार्ट हुआ है, मॉडर्न टाइम से स्टार्ट हुआ है। एंशियंट लोग भी हिस्टोग्राफी करते थे। इज दैट क्लियर? ईगर मतलब उनके अंदर भी ना बहुत उत्सुकता थी हिस्टोग्राफी लिखने की। उनके अंदर भी ऐसा था कि हम भी ऐसा कुछ तो लिखे कि लोग हमारे बारे में भी जाने। इज दैट क्लियर? यस या नो? तो कहा मरे पड़े एकदम, थोड़ा आवाज बोला। अरे भाई, एंशियंट कम्युनिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज वेरियस मीन्स लाइक केव राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग एटसेट्रा। पहले पुराने जमाने के लोग केव राइटिंग मतलब गुफा में गए, कुछ तो खुचुर 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 करने लगे, बना दिया। स्टोरी बोलते थे, मतलब एक एक गाथा है, वो सब क्या है? हिस्टोग्राफी तो है। ये मत समझो कि हिस्टोग्राफी म्हणजे आप लिख दिए तो ही हिस्टोग्राफी होता है। आप अपनी कहानी, अपनी जिंदगी की कहानी कैसे मैं बताते रहता हूँ एक एक। अभी कल का ही कहानी बताओ तो तुम लोग भी हंसोगे। कल मैं आया उधर से, मैं गया घर पे 10 बजे पहुंचा, मेरे को स्कूल जाना है। अब क्या हो गया कि लाइट है नहीं मेरे इधर। अब लाइट है नहीं तो मैं सोचा अभी प्रेस कैसा हो कपड़ा, बिना कपड़ा प्रेस किए मैं निकलूंगा नहीं। तो मेरे दोस्त की मम्मी बर्तन गर्म करके प्रेस कर देती थी, तो भाई मैंने ही बर्तन गर्म किया। प्रेस करने गया, बाबा इधर इतना बड़ा छेद हो गया पैंट में, प्रेस हो गया मेरा कपड़ा अच्छे से। और भाई नया पैंट था, अभी तुमको बिलीव नहीं होगा 3 ही महीना हुआ है मेरे को पैंट सिला के। ये सब साथ में ही था, देख रहे हो बेटा, ये भी जला हुआ है, जला था। पर इसका तो मैंने इंस्क्रिप्शन मंजे जुगाड़ कर दिया इसका, तो ठीक हो गया। पर वो भाव इतना बड़ा जल गया इधर। अब वो पैंट का सोचो मैंने क्या किया रहेगा। मैं पकड़ा पैंट को और फाड़ दिया। मैं बोला आज गया तेल लेने, आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और प्रिंसिपल सर को लिख दिया मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं। मेरे दोस्त लोग को बताया, स्कूल नहीं गया। क्यों नहीं गया? कपड़ा प्रेस नहीं था। बोला ये क्या है, कपड़ा प्रेस नहीं होने से स्कूल कौन नहीं जाता है? बोला बेटा ये जो बिहेव, अरे भाई पर्सनालिटी जो बना है उसमें मैं ऐसा चिथड़ा पहन के जाऊं उधर, वो भी म्हणजे इतना। हाँ एक नहीं क्लास में मैं कैसे भी आ सकता हूँ, पर उस स्कूल में वो जो रिस्पेक्ट है, वो जो बच्चे जिस नजर से देखते हैं, वो एक दिन में गड़बड़ा जाएगा मामला। फिर वो तुम नहीं समझोगे। अपना प्रिंसिपल भूलना नहीं चाहिए बेटा, ध्यान में रखो। हर जगह पर हर इंसान का रोल अलग अलग होता है। मैं स्कूल में रोल अलग है, यहाँ अलग है, घर पे अलग है, दोस्त लोग में अलग है। हर जगह पर हर तरीके से लोग रहने चाहिए। आपने बस में मेरे को देखा रहेगा अच्छे से। आगे देखते हैं। तो इसे हिस्टोग्राफी, ये ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी समझ में आया बेटा? यस या नो? जो हिस्ट्री लिखता है उसे क्या कहते हैं? जब हिस्ट्री आप लिखते हो तो उसे क्या कहते हैं? हिस्टोग्राफी। क्या हिस्टोरियंस हर चीज को कवर करते हैं? नहीं, जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं उन्हीं को कवर करते हैं। और हिस्टोग्राफी लिखते किसके ऊपर है? जो उनका कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट उनको मिल जाएगा उसके ऊपर हिस्टोग्राफी करते हैं। और क्या क्या था? आप ये मत सोचो कि हिस्टोग्राफी अभी से स्टार्ट हुआ है। एंशिएंट लोग भी लिखते थे, वो लोग भी केव राइटिंग, स्टोरी टेलिंग वगैरह बहुत सारे हिस्टोग्राफी करते थे। तो क्या आपको ये टॉपिक समझ में आया बेटा? यस या नो? अच्छा ठीक है, आप आगे का देखते हैं। मॉडर्न हिस्टोग्राफी, आज के समय में हिस्टोग्राफी कैसे होता है वो देखते हैं। अभी तक आपने प्राचीन देखा, केव राइटिंग, स्टोरी टेलिंग वगैरह देखा। मॉडर्न में देखते क्या होता है। 4 फीचर ऑफ हिस्टोग्राफी यार मुझे खासे आ गया। ये आ सकता है बेटा बोर्ड में IMP। मॉडर्न हिस्टोग्राफी, राइट अबाउट मॉडर्न हिस्टोग्राफी। या व्हाट आर दी 4 फीचर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। इसको मैंने सिर्फ छोटे से 4 पॉइंट में एक्सप्लेन किया है। कॉन्सेप्ट समझ जाए बस। ये इस चैप्टर का हिडन क्वेश्चन है। क्या? फीचर अबाउट मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो कितने फीचर है? 4। कितने फीचर है? पहला फीचर ये है, बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो हिस्टोग्राफी होता है वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस होना चाहिए। म्हणजे काय? मैंने आपको बोला, आपके दादा दादी ने कहानी बता दी है, वो पहाड़ के नीचे, वो पेड़ के नीचे भूत है, और आप जाके डर गए और बाद में आपके अपने बुक में लिख दिया, हाँ भाऊ वो जो पीपल का पेड़ है उधर भूत है, बरम है, आत्मा है, चुड़ैल है। तो बेटा ये साइंटिफिक प्रिंसिपल से कुछ बिलोंग करता नहीं है। तो आप जो कुछ भी हिस्टोग्राफी करते हो किसके ऊपर बेस होना चाहिए? किसके ऊपर? और उससे रिलेटेड में आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी बनाने हैं। समझो आपने ताजमहल को उठाया है हिस्टोग्राफी के लिए, तो ताजमहल बना कैसे? क्या हंस रहे भाई? तू इधर उठ के आजा इधर। नहीं बोला ना? चलो, हाँ चलो चलो जल्दी, रिकॉर्डिंग चालू है, दिमाग पे चलो।
नहीं तो हंस रहे, ऐसा लग रहा है जैसा लग रहा है कि मैं क्या इधर कॉमेडी कर रहा है। अच्छा ठीक है, ताजमहल को अपन उठाते हैं थोड़ा, म्हणजे बात करते हैं। जैसा यही लड़की है ताजमहल के बारे में कुछ तो लिखना चाह रही है, म्हणजे क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ताजमहल है कैसा, और उससे रिलेटेड सब क्वेश्चन बनाओ। ताजमहल बनाया किसने, कितने दिन में बना, कैसे बना, कितना क्या, कैसा खर्चा, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आपको बनाने हैं। पहला पॉइंट समझा कि ऊपर से गया। आपका जो क्वेश्चन हिस्टोग्राफी रहेगा वो साइंटिफिक प्रिंसिपल पर बेस होना चाहिए। किसके ऊपर? किसके ऊपर? और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाने, क्या बनाने? अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एंथ्रोपोसेंट्रिक क्वेश्चन। ऑन एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, म्हणजे इंसान से रिलेटेड होना चाहिए। भाई कितने इंसान ने बनाया, ये नहीं कि कितना जानवर बैठा है, उधर कुत्ता भी था कि नहीं, बिल्ली भी था कि नहीं, नहीं बेटा ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन भी रहेगा, पहला तो साइंटिफिक प्रिंसिपल के ऊपर होना चाहिए जो भी आपका टॉपिक है। दूसरा बहुत सारा क्वेश्चन बनाना है। तीसरा वो जो क्वेश्चन है ना सर, वो इंसानों से रिलेटेड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? आगे क्या बोलते हैं? दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डीड्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमंस। वो जो क्वेश्चन जो बेस्ड रहेगा ना, वो जो एंशियंट ह्यूमन थे, प्राचीन लोग थे, उन्होंने किया क्या, डीड मतलब कौन से काम किए, उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? पहला आपका हिस्टोग्राफी कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक प्रिंसिपल पर। उसके बाद क्या बनाना है? क्वेश्चन। उसके बाद क्या बनाना है? वो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एंथ्रोपोसेंट्रिक, इंसान के ऊपर। और आपको ऐसे क्वेश्चन फॉर्म करने की एंशियंट ह्यूमन जो पहले के लोग थे उन्होंने किया क्या है, डीड्स मतलब काम। इज दैट क्लियर? यस या नो? उसके बाद आंसर टू द क्वेश्चंस, एड रिलायबल एविडेंस। जो भी क्वेश्चन आपने लिखा उसका आंसर दो, और उससे रिलेटेड कोई एविडेंस मिल जा रहा है, कोई कागजात मिल जा रहा है तो ऐड कर दो। उसके बाद क्या बोला है सर? हिस्ट्री प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन डीड्स। हिस्ट्री जो है वो इंसानों के इवोल्यूशन को बताती है। इंसान धीरे धीरे प्राचीन अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखोगे, प्राचीन में लोग बड़े बड़े घर में नहीं रहते थे, नॉर्मल था घर। बाद में धीरे धीरे कैसे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, लोगों का पहनावा बदल गया, लोगों का रहने सहने का तरीका बदल गया। ये बोलते हैं ना इवोल्यूशन कैसे हुआ इंसान का। आज बिल्डिंग में रह रहे, आने वाले टाइम पे कांच में रहेंगे, देख रहे हो। आज हम पैरों से चल रहे, आने वाले टाइम पे गाड़ी पे चलेंगे। तो वो जो हिस्ट्री है ना, आपके इवोल्यूशन को बताती है, मैनकाइंड के इवोल्यूशन को बताती है। ये 4 पॉइंट समझा? यस या नो? 4 फीचर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी समझ में आया कि नहीं? पहला आपका जो कॉन्सेप्ट है, वो आपका जो टॉपिक है वो कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक प्रिंसिपल। किसके ऊपर? एक साथ किसके ऊपर? बाद में क्या बनाना है? क्वेश्चन। सेकेंड पॉइंट, वो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? एंथ्रोपोसेंट्रिक। और ह्यूमंस जो एंशियंट ह्यूमन है उनके काम के ऊपर, उनके डीड्स के ऊपर होना चाहिए। तीसरा वो क्वेश्चन का आंसर दो, और एविडेंस मिला तो ऐड कर दो। चौथा क्या करना है? हिस्टोग्राफी की वजह से हमें इंसान मैनकाइंड का इवोल्यूशन पता चलता है, मैनकाइंड का इवोल्यूशन। ये चारों क्लियर हुआ? यस या नो? देख लेना बेटा, ये हिडन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। अब देखो नोटेबल स्कॉलर लोग, बाबा एक स्कॉलर है, सड़ेले लोग, थोड़ा देख लेते हैं इनके बारे में भी। इनका नाम रेने, अरे बाप रेने डिस्कार्टेस, जो भी हो वो याद तुमको करना है। He is the foremost among the scholars who verify the reliability of historical document by critical examine them। ये पहला इंसान था, सबसे आगे था। ये नाम क्या है इसका? रेने। नाम क्या है? बाकी का तुम पढ़ो। म्हणजे ये इंसान सबसे पहले आया और उसने वेरीफाई किया डॉक्यूमेंट्स को, और एकदम अच्छे से क्रिटिकली एग्जामिन किया। भाई जो डॉक्यूमेंट मिला है उसको वेरीफाई करो एकदम अच्छे से, ताकि आपको मालूम पड़े क्या ये डॉक्यूमेंट सही है कि गलत है। दूसरा पॉइंट क्या बोलते हैं? हिज बुक नेम डिस्कोर्स ऑन द मेथड। इसका बुक का नाम क्या था? डिस्कोर्स ऑन द मेथड। आप किसी चीज को कैसे पढ़ोगे? कोई किसी भी चीज को समझ जाता है अच्छे से, कोई बोलता हमको भरोसा ही नहीं है। जैसे मैंने बोला कि कोई भी चीज है, ये मंदिर की बात करें अपन अंबरनाथ मंदिर की बात करते, 5 पांडवों ने बना दिया, नहीं मानूंगा मैं, क्या कर लेगा?
कुछ नहीं सर। आप थे क्या वहां पर? नहीं था सर। बना सकते क्या? नहीं। हिस्ट्री को अपन क्रिएट भी नहीं कर सकते, नहीं कुछ कर सकते। अभी देखो तुम्हारे उसी टॉपिक के ऊपर सब बनेगा। हिस्टोग्राफी कौन होता है? जो हिस्ट्री लिखता है उसे हिस्टोग्राफी कहते हैं, जो लिखने वाला रहता है उसे हिस्टोरियन कहते हैं। हर कॉन्सेप्ट को अपन उठा नहीं सकते। हर कॉन्सेप्ट उठा सकते क्या? नहीं। उसके बाद ये चीजें ना, ये बोलते, ये क्या बोलता है, एकदम क्रिटिकली एग्जामाइन करो। ऐसा ऊपर ऊपर से मत पढ़ो, पूरा अच्छे से। उसके बाद क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू हिम। ये बोलना क्या चाह रहे हैं रेने साहब? रेने साहब ये बोलना चाहते हैं, नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग, कभी किसी चीज को मत मानो, फॉर द ट्रू टिल ग्राउंड डाउट और एक्सक्लूड। जब तक आपका सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तब तक किसी चीज को रियल मानो मत। इसका यही सबसे मेन लाइन है, ध्यान में रखो। मेरे साथ बोलोगे, अकॉर्डिंग टू हिम नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट आर एक्सक्लूड। जब तक आपकी पूरी तरीके से डाउट क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाते, क्लियर नहीं हो जाते, तब तक आपको किसी चीज को सच मानना ही नहीं है। तो सर आप अपने को ये रेने साहब का याद क्या करना है? रेने साहब सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स को एकदम क्रिटिकली एग्जामाइन किया। दूसरा, उनका बुक का नाम डिस्कोर्स वगैरह है वो। तीसरा, ये बोलना क्या चाह रहे हैं? बोलना ये चाह रहे हैं आप तब तक कोई बात एक्सेप्ट मत करो जब तक आपके सब डाउट क्लियर नहीं हो जाते। रेने साहब का बात मालूम पड़ा? यस या नो? ये मेन चीज है, हाँ याद रखना, यही मेन है सबसे। जब आप एग्जाम में लिखोगे तो इसको ऐसा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, अकॉर्डिंग टू हिम, जब तक आपका कोई डाउट क्लियर ना हो, आपके मन में जब तक क्वेश्चन है तब तक आप किसी भी चीज के ऊपर भरोसा मत करो। अरे भाई क्या हो गया? अच्छा, वॉल्टेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम फिर भी ठीक है। नाम क्या है बेटा? ही वॉज फ्रेंच। ये कौन थे? फ्रेंच, म्हणजे फ्रांस के थे। क्या इसमें डाउट है क्या? एकदम इजी वे में बोला है, देखो जो उनका बोलना है वो ही मेन लिखा है मैंने। तो क्या इसमें डाउट है क्या आपको? नहीं। ठीक है, वोल्टेयर कौन थे? फ्रेंच थे। कौन थे? फ्रेंच। अकॉर्डिंग टू हिम, along with the objective truth and chronology of historical events, we should focus on social tradition। अच्छा, ये लाइन से याद करते चलो, आपको याद रहेगा। पहला रेने क्या बोलता है कि जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो तब तक भरोसा मत करो। अब सर वोल्टेयर क्या बोलना चाह रहे हैं? वोल्टेयर ये बोलना चाह रहे आप सिर्फ हिस्टोरिकल चीजों के ऊपर ही मत फोकस करो, आप सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर मत भरोसा करो। सर किसके ऊपर भरोसा करना है? आपको ट्रेडिशन, उस टाइम का रीति रिवाज कैसा था, उस टाइम पे व्यापार कैसा होता था, उस टाइम का इकोनॉमी कैसा था, उसको एग्रीकल्चर कैसा था, दीज ऑल आर दी इक्वली इंपॉर्टेंट इन हिस्टोग्राफी। ये सब चीजों को ध्यान में रखकर आपको हिस्ट्री करना है। रेने ने क्या बोला कि बाबा जब तक आपका डाउट क्लियर ना हो तब तक किसी चीज के ऊपर भरोसा नहीं करना है। सर वोल्टेयर क्या बोल रहा है? बोलता है वोल्टेयर ये बोलना चाह रहा है सिर्फ इवेंट्स के ऊपर मत ध्यान दो, हिस्टोरिकल इवेंट्स। फिर क्या, आपको उस समय एग्रीकल्चर कैसा था उसके बारे में लिखो, उस समय ट्रेड कैसे होता था उसके बारे में लिखो, उस समय का इकोनॉमी कैसा था। लाइक अभी इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमी है, पहले कैसा इकोनॉमी था, लोग सिर्फ पैसे के फोकस करते थे कि लोग वेलफेयर के ऊपर फोकस करते थे। ये सब चीजों को ध्यान में रख के हमें हिस्टोग्राफी करना है। ये वोल्टेयर का मानना था। किसका मानना था? बेटा मैं इस तरीके से बनाया हुआ आपका, अगर आप इतना भी लिख के जाओगे 2 मार्क्स में आता है ये इजी, आपको 2 में से 2 मिलेगा। पहला आपका पॉइंट ही रहेगा ही वॉज फ्रेंच। इसके बाद अकॉर्डिंग टू हिम, along with the objective of historical event, we should focus on various themes like tradition, trade, economy, agriculture. These all are the equally important in historiography. Is that clear? Yes या no? ये जो रेने हैं इन्होंने सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर फोकस किया है। इन्होंने बोला जब तक डाउट क्लियर ना हो तब तक भरोसा मत करो। इन्होंने क्या बोला? हिस्टोरिकल इवेंट्स इनफ नहीं है, और भी चीज है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, इकोनॉमी है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखो फिर जाके किसी के ऊपर भरोसा करो। कौन बोला ये? वोल्टेयर। बैठो इधर ही, ध्यान भी इधर ही दो भाई, इधर ही ध्यान दो, नहीं तो
नहीं, मेरे को समझ में आता है बेटा, कौन इधर देख रहा है, मेरे तरफ ध्यान तो है, तन इधर है, मन किधर और है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बोलेंगे बाबा सर हमको ही बोलते। इट गिव राइज टू थॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। बोलते इससे क्या होगा मालूम है, इससे ना इंसान के हर हिस्से को आप समझ जाओगे। इनका मानना है इट विल राइज टू थॉट ऑफ अन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसान का हर, इंसान एग्रीकल्चर कैसा करता है, इंसान बिजनेस कैसा करता है, इंसान का इकोनॉमी कैसा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। किसने बोला है ये? किसने बोला है? बाद में बोलते हैं 10 ही इज नोन एज मॉडर्न हिस्टोग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। इन्हें इसीलिए अभी पूछ सकते हैं हु कंसिडर एज अ फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, फिलअप में आ जाएगा, क्या भरोसा भाऊ। हु कंसिडर एज अ फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी, तो कौन है? कौन है? अब 2 सेकंड में इनका बता दूं हिंदी में। वोल्टेयर क्या बोलते भाई? ही वॉज फ्रेंच। इनका मानना यह है कि सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, इसके साथ ही साथ ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सोशल जो भी हो, ये सब चीजें भी मायने रखती है। इससे क्या होगा, इससे इंसान की लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के बारे में अच्छे से समझ में आता है। दैट्स व्हाई ही कंसिडर एज अ फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। इज दैट क्लियर? किसी कुछ डाउट है इसमें? ठीक है। ऐसा आपको लग रहा है ना कि अपन ये अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएगा? मैंने तो हर पॉइंट लिखा है, वही जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा है, वो कचड़े को हटा दिया मैंने। जैसा वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जो जरूरी नहीं उसको हटा दो। इज दैट क्लियर? क्या ऐसा फिर से बाउंसर बिंसर तो नहीं जा रहा ना? नहीं, ठीक है। अब पढ़ेंगे जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक के बारे में, हेगल, हगल वाला हग्गा, ये हगल के बारे में पढ़ेंगे, जॉर्ज विलियम हगल। अब मैं गारंटी लेता हूं तुम भूलोगे नहीं इसका नाम। हगल से याद आ जाएगा जॉर्ज विलियम हगल। पहला रेने, पहला, दूसरा वोल्टेयर, दूसरा, तीसरा हगल। जो भी हो, ही इज जर्मन। मेरा भरोसा करो, जैसे मैं याद करते चल रहा हूं वैसे तुमने याद करके रखा, तुमको याद रहेगा सर ने क्या बताया। और एक बार इसको देखोगे वीडियो पूरा क्लियर हो जाएगा रिटर्न। पहला किसने क्या बोला वो मालूम पड़ जाए तो बेटा आप कहानी बनाने माहिर हो। सही बोलता, मजाक नहीं, मेन थॉट तो पता चलना चाहिए। ये जर्मन फिलोसोफर है। का है? जर्मन। ही इंसिस्टिंग दैट हिस्टोरिकल रियलिटी शुड बी प्रेजेंट इन लॉजिकल मैनर। अच्छा, बोलते हिस्टोरिकल जो है ना वो लॉजिकल बेस्ड होना चाहिए भाऊ। म्हणजे काय, अगर किसने कुछ बोल दिया कि बाबा इधर जा मत, भूत बीत पैर घिंचेगा, अरे क्या है लॉजिक, क्या है भूत बीत क्या होता है, तू ज्यादा छींक मत आ तेरी सांस रुक जाएगी, ये लॉजिक ही नहीं है। बोलते इनके हिसाब से ना हिस्टोरिकल हिस्ट्री जो होती है, ऑल द इवेंट्स बेस्ड ऑन लॉजिकल मैनर। अरे कुछ तो लॉजिक बताओ। इज दैट क्लियर? हिस्टोरिकल इवेंट्स किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए? किसने बोला? हाँ, हेगल। ही थॉट दैट, ये क्या सोचते हैं सुनो, हिस्ट्री इज बॉर्न चेंज ओवर टाइम एज न्यू एविडेंस वुड कम फोर्थ। बोलते हिस्ट्री ना टाइम के हिसाब से चेंज होते रहता है, क्योंकि एक एविडेंस खत्म होता है तो दूसरा क्रिएट होता है। बोलते हिस्ट्री, ही थॉट दैट, इन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है, हिस्ट्री इज चेंज ओवर टाइम, इतिहास समय के हिसाब से बदलता है, और एज न्यू एविडेंस वुड कम फोर्थ, नया एविडेंस हमेशा उसके सामने आते जाता है। इज दैट क्लियर? आगे क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ हिज लेक्चर एंड आर्टिकल्स इज पब्लिश इन अ बुक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस। हिज बुक नेम इज रीजन ऑफ हिस्ट्री। इनका एक बुक है जिसका नाम है रीजन ऑफ हिस्ट्री। बराबर है? इनका थॉट क्या समझ जाओ एक बार वापस से बोलते हैं। ये जर्मन फिलोसोफर है, इन्होंने क्या बोला भाई, हिस्ट्री को ना लॉजिकल मैनर पे बताओ। कौन से मैनर पे? लॉजिकल मैनर। और क्या बोला इन्होंने कि जो हिस्ट्री का जो एविडेंस है ना वो टाइम टाइम पे क्या होता है, बदलते रहता है। और इनका ये सब चीजें एक बुक में लिखा हुआ है, उस बुक का नाम क्या है? रीजन इन हिस्ट्री। लिखने के कारण क्या है? तो क्या आपको ये क्लियर हुआ? यस या नो? रेने समझा? वोल्टेयर समझा? हेगल समझा? रेने का एक ही बात था, फिर से बोल रहा हूं,
जब तक अपना डाउट क्लियर ना हो तब तक आपको बिलीव करना नहीं है। यही आदमी थे सबसे पहला, इन्होंने क्रिटिकल एग्जामाइन किया। उसके बाद वोल्टेयर साहब आए। वोल्टेयर साहब फ्रेंच थे। क्या थे? इन्होंने क्या बोला था? हिस्ट्री सिर्फ हिस्टोरिक, ये हिस्ट्री जब इवेंट्स के ऊपर ही बेस्ड नहीं होती, बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करना पड़ता है, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, सब कुछ आपको ध्यान देना है। सर इससे होगा क्या? इससे इंसान के हर एक लाइफ एस्पेक्ट के बारे में पता चलेगा, उसके जीवन का हर हिस्से के बारे में मालूम पड़ेगा। और दैट्स व्हाई उन्हें क्या बोला गया था? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। क्या बोला गया था? हेगल साहब का सबसे इंपॉर्टेंट है, हेगल वॉज जर्मन में थे वो, और उनका ये मानना था लॉजिकल मैनर में होना चाहिए हिस्टोग्राफी, और टाइम से टाइम टू टाइम जो एविडेंस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं? और बाद में ये सब बुक उनके, ये सब जो रीजन दुनिया भर का लेक्चर वगैरह जो कुछ भी है वो एक बुक में लिखा गया है। उस बुक का नाम क्या है? समझ में आया? एकदम अच्छे से इजी आ रहा है कि नहीं? म्हणजे कुछ फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। लियोपोल्ड रांके। अरे भाई, अरे बाप रे बाप। हिस्टोग्राफी ऑफ 19th सेंचुरी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। अच्छा, ये जो रांके साहब है इन्होंने 19th सेंचुरी में हिस्टोग्राफी लिखा। 19th सेंचुरी में, बाकी सब 18 वाले देखो कहां गया? 18 वाले, हाँ 19th सेंचुरी नहीं है क्या? क्या है? हिस्टोग्राफी ऑफ 19th सेंचुरी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम। 19th सेंचुरी में जो हिस्ट्री लिखी गई थी वो सब इनके ऊपर बहुत इंस्पायर हो रहे थे लोग। अब क्या लिखे हो तो पढ़ने के बाद मालूम पड़ेगा। ऐसा बोल रहे जो भी हिस्टोग्राफी 19th सेंचुरी में हुई वो इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, बहुत प्रभावित थे। क्यों प्रभावित थे थोड़ा देखते हैं। ही पुट एम्फेसिस ऑन द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आज इनका ये मानना है, इनका क्या मानना है? आप जो कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले हो उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। कैसा? जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना मिले तब तक उसके ऊपर भरोसा मत करो। देखो फिर से पढ़ता हूं। इन्होंने एक ही पुट एम्फेसिस द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर्ड थ्रू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो कुछ भी आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो वो कौन से डॉक्यूमेंट में होना चाहिए? ओरिजिनल। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इसका मतलब सही है, किसके हिसाब से? रैंक के। अगर नहीं है तो वो गलत है। देखो बेटा ये फिलोसोफर है, सबका अपना अपना मानना है, आपका भी अपना ही मानना है, पर आपका मानना चलने वाला नहीं बेटा, इनका मानना चलेगा। तो इनका मानना क्या है वो आपका मानना होना चाहिए। कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा अपन। ही स्टेट दैट ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी एग्जामाइंड विथ ग्रेट केयर। वो इनका ये मानना है जो कुछ भी डॉक्यूमेंट है अच्छे से एग्जामाइन करो, अच्छे से। जैसे रेंके साहब ने, राणे साहब ने किया था, रेने साहब ने, ये भी वही वाला हिसाब है। वो रेने ये रांके, म्हणजे दोनों का विचार मेल हो रहा है, भाई भाई है। इनके हिसाब से जो भी डॉक्यूमेंट है वो एकदम अच्छे से एग्जामाइन करो। बाद में क्या बोलते हैं? ही क्रिटिसाइज द इमेजिनेटिव नरेशन ऑफ हिस्ट्री। अच्छा इनका ये मानना है कि भाई जो ताजमहल है ना तो मुमताज की याद में ही बना है, तेरे को भरोसे नहीं होगा, पर मेरे को मालूम है ना। वो जो उसमें पत्थर वित्थर लगा है ना वो मालूम है देखो कैलाश से आया है, वो अभी वैसा बनता नहीं है। यस, तेरे को मालूम नहीं है उधर ना आज भी मुमताज जी आती हैं रात में और रोती हैं, मालूम नहीं तुमको? म्हणजे इमेजिनेशन नहीं गए, इमेजिनेशन नहीं करना है अपने को। इन्होंने पहले ही बोला डॉक्यूमेंट मिला तो भरोसा करो, लात मार दो। इमेजिनेशन हिस्टोग्राफी हमको चाहिए ही नहीं। नहीं तो बेटा ऐसा मैं बोलूंगा, रोज रात को मेरे को सपने में भूत आता है, इमेजिनेशन में। ए बेटा दूसरा कुछ नहीं, हाँ नहीं तो अरे बाबा ऐसा नहीं होता है, गलत बात है ये। तो एक बार इनके बारे में भी थोड़ा देखते हैं। 19th सेंचुरी के जितने भी हिस्टोग्राफर थे सब इनसे इंस्पायर हुए, और इनका मानना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे ही भरोसा करो। जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिलता है उसको क्रिटिकली एकदम अच्छे से एग्जामाइन करो। और ये खिलाफ थे, किसके खिलाफ थे बेटा? इमेजिनेशन वाला हिस्टोग्राफी पे एकदम खिलाफ थे। इनको ना लिखा हुआ चाहिए। मैंने आपको बोल दिया चलो कल तुमको पार्टी देता हूं मैं, नहीं सर लिख के दो,
रिटर्न में चाहिए अपने को, तो ये वैसे वाले, ये वकील साहब थे लग रहा पिछले जन्म में। तो क्या आपको इनका क्लियर हुआ बेटा? हैगल समझा, ये रेंके समझे, पीछे के राणे समझे, वोल्टेयर समझा। अरे बेटा मेरे को याद हो गया, तुमको याद होना चाहिए। वैसे आगे देखते, कार्ल मार्क्स, इनके ऊपर तो बेटा मैं 5-7 पेज लिख दूं, ये मेरा फेवरेट है बेटा। इनके बारे में 2 पॉइंट इसलिए लिखा क्योंकि मुझे खूब आता है इनके बारे में। अब जिनके बारे में मुझे आता है उनके बारे में क्यों इतना लिखूं मैं? ये कार्ल मार्क्स साहब बहुत महान आदमी, तुमको बोलूं, तुमको मैंने एक कहानी सुनाई थी। कार्ल मार्क्स ना सोशलिज्म पे भरोसा करते थे। ध्यान से सुनो, सोशलिज्म म्हणजे काय? मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं महाभारत की, थोड़ा समझेगा तो ठीक है। सोशलिज्म ही है वो, समझ जाने का कार्ल मार्क्स का ही बात है वो। एक बार क्या हो गया, कृष्णा थे, कृष्ण मालूम है ना? कृष्णा नहीं, कृष्ण। अर्जुन बहुत जलता था, नहीं क्या, कर्ण से। कर्ण मालूम है ना, जो कवच कुंडल वाले, बहुत जलते थे कृष्ण। ओ अर्जुन बहुत जलना होता था क्योंकि कृष्ण हमेशा तारीफ कर्ण की करते थे। अब मैं मेरा खासम खास दोस्त की तारीफ नहीं करूं, दूसरे की तारीफ करूं, तो मेरा खासम खास तो जलेगा ही ना। वो तो बोलेगा ही, भाई क्या ऐसा है उसके अंदर जो मेरे अंदर नहीं, तू तो मेरा खासम खास है। रोज 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 सुन सुन के ना अर्जुन का पक गए। एक दिन क्या बोले, चल तेरे को दिखाता हूं उसके अंदर क्या खास है, सामने वाले में तेरे को देखना है ना। हाँ बोला चल, लेके गए। तो क्या हो गया, शक्ति से एक पहाड़ को पूरा सोना बना दिए। पूरा पहाड़ क्या हो गया, सोने का। सुनो सर, हम रहने को फॉलो करते हैं, वी डोंट बिलीव इमेजिनेटिव हिस्ट्री। अरे बेटा नहीं, थोड़ा इधर ध्यान दो, मैं थोड़ा सा कुछ अलग समझाना चाह रहा हूं, मैं हिस्ट्री नहीं बता रहा हूं। वो सोना बन गया, नहीं बोलोगे पहाड़ कैसा सोने का हो सकता है, पर अभी मानो हो गया है, सोने का पहाड़ था। कृष्ण ने पहला अर्जुन को बुलाया, बोला अर्जुन कम हियर। बोला क्या हो गया? बोला ये पहाड़ ना, ये सोने का पहाड़ अब तेरा हो गया। बोला तो क्या करना? बोला ये जो गांव वाले दिख रहे ना, सबको बांट दे, इसमें तेरा पहाड़, बांट दे सबको सोना। बोले ठीक है साहब, आपने बोला तो पूरा होगा। तो साहब ने पूरा बांट दिया। बोले गांव वाले को बुलाया, देखो भाई इधर आओ, इधर आओ, ये सोने का पहाड़ है, मैं चलो तुमको सोना दे रहा हूं। पूरा दे डाला सोना, और कुछ बचा भी सोना। बोले कृष्ण जी को बोले आके, देखो कुछ सोना बचा हुआ, मैं क्या करूं इसका? बोले ठीक है जान दो। अगले दिन क्या हुआ, बोले अर्जुन को बोले तू आना, उधर पेड़ के पीछे छुपा रहना, दिखना नहीं, पेड़ के पीछे छुपा रहे। इस बार कर्ण को बुलाए अगले दिन। बोले कर्ण इधर आओ साहब। बोला हाँ भाई बोलो। ये सोने का पहाड़ है, फिर से सोना कर दिया पूरा रिटर्न में। बोले ये सोने का पहाड़ है, इसको तुम्हें क्या करना है मालूम है? ये जो गांव वाले ना, इनमें बांट दो, तुम्हारा सोना है पूरा। बोले ठीक है साहब। ये भी गए गांव में, बोले गांव वाले सुनो। बोले बोलो। बोले ये सोने का पहाड़ है, ये तुम लोग का है, तुम लोग अपना बांट बीट के ले लो, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है, मेरा तो है नहीं। ये तुम्हारा सोने का पहाड़ है, तुम लोग बांट बीट के ले लो। जब वहां से अर्जुन देखा था, अर्जुन रोने लग गया। बोले इससे क्या समझ में आया? इससे कार्ल मार्क्स का ये समझ में आया, पैसा किसी एक के हाथ में देने के बजाय गांव वाले के हाथ में दे दो ना, देश वाले के हाथ में दे दो। जिसको जितना जरूरत होगा बेटा उतना वो ले लेगा। जिसको अब ज्यादा जरूरत से ज्यादा थोड़ी भर के ले लेगा, घर में ही भरेगा ना, कितना भरेगा। म्हणजे पैसे का जो ओनरशिप है किसी एक के हाथ में ना दे करके सबके हाथ में दे दो। ले लो, जिसको जितना चाहिए अपना ले लो, सब सुखी हो जाएंगे। पर अगर किसी एक के हाथ में दोगे बेटा, तो उसके अंदर ना अपना वाला भी, मेरे पास भी तो होना चाहिए। अर्जुन के भी यही लगा ना, मेरे पास भी तो होना चाहिए। सबको दे दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा? ये अपना वाला सिस्टम हटा दिए। दैट इज द थॉट ऑफ कार्ल मार्क्स। उनके हिसाब से पैसे का जो हिसाब किताब है लोगों के हाथ में दे दो, किसी एक के हाथ में मत दो। इसे कहते हैं कार्ल मार्क्स का विचार, थॉट्स ऑफ कार्ल मार्क्स। समझा सोशलिज्म? सोशलिज्म कैसा होता है? यस या नो? म्हणजे किसी चीज का ओनरशिप किसी इंडिविजुअल को मत दो, सबको दे दो। जैसे कर्ण ने क्या बोला, सोना मेरा है। कृष्ण ने बोला बांटना है ना बेटा, हम क्यों बांटे, हम मेहनत क्यों करें? एक काम करो, गांव वाले तुम्हारा पहाड़ ले लो ना भाई। अब बेटा जिसको जितनी जरूरत रहेगी ले लेगा, ले ना ले आग लगे, मेरे को क्या करना है, मेरा काम तो हो गया। यस या नो? पर अगर किसी एक के हाथ में दे दूंगा तो उसके दिमाग में भी रहेगा भाई मेरे को क्या मिला। इससे क्या होता है, कैपिटलिज्म क्रिएट होता है। और कोई नहीं चाहता कि मैं गरीब रहूं, चाहता है क्या? यस या नो? According to him, history was not abstract idea.
हिस्ट्री वॉज अबाउट लिविंग पीपल। इनका तो एक ही मानना है, हिस्ट्री किसी कोई आइडिया को ऐसा फैलाना नहीं है। जो इंसान जिंदा है उसी की हिस्ट्री होती है, जो इंसान जिंदा है उसी की हिस्ट्री होती है। देखो हिस्ट्री वॉज अबाउट बेटा, आप खत्म, उसी दिन से आपका चैप्टर क्लोज ना। बिकॉज इंसान रहेगा तभी तो कल बनेगा उसका, और जो कल बनेगा वही कल तो क्या हो जाएगा, हिस्ट्री। यस या नो? आज प्रेजेंट है, प्रेजेंट क्या बनता है, पास्ट, वो पास्ट क्या हो जाता है, हिस्ट्री। और अब प्रेजेंट में ही कोई नहीं है तो पास्ट बनेगा क्या, नहीं। तो जो इंसान जिंदा होता है उसी की हिस्ट्री होती है। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन क्लास स्ट्रगल। बोलते हैं कि जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो स्ट्रगल के ऊपर बेस्ड करती है। कैसे? ये जो क्लास डिवाइड किए गए थे, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य बना था ना, 4 क्लास था। लोगों को लगता है कि भाई हमको सबने बांट ही दिया है, पर ऐसा नहीं है बेटा। किसी ने किसी को धर्म के हिसाब से नहीं बांटा है, सबको कर्म के हिसाब से बांटा गया है। किसके हिसाब से? कर्म। तो ये कार्ल मार्क्स का विचार। कार्ल मार्क्स किसको फोकस करते थे? सोशलिज्म को। किसके ऊपर? समझ में आया कार्ल मार्क्स का? यस या नो? ठीक है। अब एनल स्कूल क्या है वो ध्यान देते हैं। कौन सा स्कूल? एनल स्कूल। अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्ट्री वाज अराइज इन फ्रांस विच नोन एज एनल स्कूल। ये फ्रांस में हुआ था। कहां पर आया था? फ्रांस। फ्रेंच बोलो, फ्रांस बोलो, एक ही बात है। इट गिव्स न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री राइटिंग। ये ना हिस्ट्री लिखने को एक नया डायरेक्शन दिया कि भाई हिस्ट्री ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं। पर कैसे लिखते हैं, चलो देखते हैं कैसे लिखते हैं भाई। According to Annal School, history was not only based on political events, kings, great leaders, war, also about climate, local people, agriculture, trade, technology, etc. म्हणजे हिस्ट्री सिर्फ राजा महाराजा का ही नहीं होता है, हिस्ट्री नॉर्मल लोगों का भी होता है, हिस्ट्री व्यापारियों का भी होता है, हिस्ट्री एग्रीकल्चर करने वाले लोगों का भी होता है, हिस्ट्री लोकल वाले लोगों का भी होता है, हिस्ट्री टेक्नोलॉजी का भी होता है। हम सिर्फ राजा महाराजा के अलावा किसी की बात ही नहीं करते। बेटा ये आपका हिस्ट्री तो बहुत अच्छा है, सड़ेल है। पहले बेटा हमारी हिस्ट्री सिर्फ लड़ाई के बारे में ही हम पढ़ते थे, दिन और रात लड़ाई 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 लड़ाई। बैटल ऑफ पानीपत, इसका पत उसका पत, हल्दी घाटी ये घाटी, इसका युद्ध वैसा युद्ध, बाबर, हुमायूं, अकबर, सब यही पढ़ते थे, दिन रात मारा मारी। पर आपकी ये एनल स्कूल ही है जिसके वजह से आपका हिस्ट्री चेंज हुआ है। म्हणजे अपने को मेरा ये लेक्चर रखने का मोटो ये है, आपको ना वो पॉइंट सुनने के बाद ना अंदर का मटेरियल ध्यान में आना चाहिए। होगा क्या? एनल स्कूल क्या है सर? एनल स्कूल बोलता है सिर्फ राजा महाराजा की हिस्ट्री नहीं होती। किसकी होती है सर? एग्रीकल्चर करने वाली की भी होती है, लोकल पीपल की भी होती है, साधारण इंसान की भी होती है। हमको उसको भी फोकस करना है। इट मींस हमें बॉटम मोस्ट सोसाइटी के ऊपर फोकस करना है, हमेशा अपर वाले के ऊपर ही नहीं फोकस करना है। हिस्ट्री जो नॉर्मल पीपल है, गरीब लोग हैं, उनके ऊपर भी हमें फोकस करना है। हिस्ट्री क्लाइमेट का भी होता है, हिस्ट्री एटमॉस्फेयर का भी होता है, जो आता है सब जोड़ दो। इज दैट क्लियर? यस या नो? इसमें मैंने कितने पॉइंट जोड़े? 1 2 3 4, ठीक है 3। तो आप लिख सकते हो कि नहीं? हाँ हो गया रहेगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ रहेगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छा बताया, पर हुआ रहेगा प्रिंटिंग मिस्टेक। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलो ठीक है। ये एनल स्कूल समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस या नो? सबसे पहले अपन ने रेने उठाया था। किसको उठाया था? रेने। फिर वॉल्टेयर, फिर तीसरे पे हेगल। बोलो किसको उठाया था? चौथे पे और पांचवे पे कार्ल मार्क्स। छठवा आया आपका एनल स्कूल। एनल स्कूल बोलता है कि हमें सोसाइटी के बॉटम मोस्ट के ऊपर ही फोकस करना है भाऊ, राजा महाराजा का ही सिर्फ इतिहास होता नहीं है। इज दैट क्लियर? मुझे आपके ये लेक्चर रखने का मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, पूरा इतिहास पढ़ाने नहीं आना हूं मैं इधर। देखो इसके बारे में तो लिखा भी नहीं है मैंने, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। भाऊ इसके ऊपर तो मैं बुक लिख दूं। क्या लिखिए फेमिनिस्ट के बारे में बताओ, बताता हूं। अरे ऐसा नहीं भाई, हंसो मत नहीं तो तुम लोग के चक्कर में मेरा व्यू गिर जाएगा।
नहीं बोलेंगे सर ने लड़की के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। अरे लिखूं क्या, दिल में है इतना। फिर अरे देखो कहीं फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है, म्हणजे जितने भी हिस्टोग्राफर धरती पे आए सिर्फ लड़के के बारे में ही लिख रहे। कभी लिखा रानी के बारे में नहीं, राजा महाराजा। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या बोलता भाऊ, आपको ना लड़कियों के ऊपर ही फोकस करना है। उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, उन्होंने भी हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में हर एक जगह पर लड़कों का साथ दिया है। आपको सिर्फ लड़के के बारे में ही नहीं लिखना है, हमेशा इतिहास लड़के के ऊपर ही नहीं होना चाहिए, लड़कियों के ऊपर भी होना चाहिए। और हर एक हिस्टोग्राफर को सिर्फ लड़के के ऊपर फोकस मत करो, लड़कियों के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। उनके साथ कितना दुष्परिणाम हुआ है, हाँ, उनके साथ डाउरी हुआ है, उनके साथ सती प्रथा हुआ है, उनके साथ बहुत कुछ हुआ है, गलत बात है। उनके ऊपर भी लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है बेटा। मैं भी लिखूंगा आने वाले टाइम पे। यस, नारी मुक्ति आंदोलन। अरे पंजे थोड़ा साथ रहो, नहीं तो ऐसा। मुक्ति आंदोलन फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के ऊपर बेटा तो क्या ही बोलेंगे। मुझे हिस्ट्री ना लड़कियों के ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि उनका भी इक्वल रोल है। अभी मजाक नहीं तो लोग सोचेंगे कि मजाक ले ले, क्योंकि उनके साथ बहुत सारा फीमेल फोर्टिज्म जो बीच में आया, बाल क्या वधू, ये वधू, हाँ, विडोरी मैरिज सिस्टम कम कर दिए थे, सती प्रथा हुआ था, दहेज हो गया, डाउरी वीरी भी हो गया, बहुत सारे काम हुए थे। मैंने आपको कितने बार एक चीजें समझाई है, ये सब चीजें ना सब अच्छी है, पर सबकी मेंटालिटी बदल गई है। क्या कर सकते हैं अपन। सती प्रथा के ऊपर मैंने बोला भी था आपको कि भाई आज से 300-400 साल पहले किसी का आदमी मरा होगा और उसकी पत्नी को नहीं रहा जाता होगा, भाई मैं नहीं रह सकती, वो मर गई होगी जल के। तो समाज के लोगों को लगा लड़का तो बड़ा अच्छा है, उसकी पत्नी उसके बिना नहीं रह सकती, मतलब मेरी पत्नी भी नहीं रह सकती मेरे बिना। मतलब उसकी पत्नी अगर उतना प्यार करती है तो मेरी भी पत्नी तो प्यार करती होगी ना भाई। क्यों पत्नी, आप बेचारी क्या बोले हो। अगर उसने बोला पत्नी जी देखो उसका पति मरा है, उसका पति मरा, वो चढ़ गई, सती मतलब सुसाइड किया उसने, क्योंकि वो पसंद करती थी, बिना पसंद किए तो मरेगी नहीं बेटा। तो तू पसंद करती है ना, तो बोलेगी अब भाई क्या बोले, ना बोले तो मार के भगा देगा, हाँ ही बोलेगा। और समझो फिर किसी कोई मर गया होगा, चल पर प्यार करती है कि नहीं, हाँ भाई करती हूं, चल फिर मर। नहीं बोले तो देशद्रोही, इसी वजह से ये बड़ी ऐसी थी, इसी वजह से मर गया इसका आदमी। ये सुनने सच्चा लड़कियां चढ़ने लगी सती प्रथा पे। और ये जो बोलते ना, एक बार कस्टम ट्रेडिशन बन जाता है, फिर एक बार किया हुआ काम फिर क्या बन जाता है, ट्रेडिशन। यही हुआ होगा। यस या नो, यस या नो। चलो अब आते हैं लास्ट पॉइंट आपका, माइकल फोकाल्ट क्या बोलते हैं। ये बड़ा डिफरेंट आदमी था, पूरे फर्स्ट चैप्टर में यही सबसे एंटिक लगा है मेरे को। नहीं अच्छे आदमी है, ऐसा नहीं बोलेगा। He brought forth a new concept in historiography. In his book, Archaeology of Knowledge, argued that the prevailing practice of arranging historical event is chronological or is not right. अरे भाऊ, इसने पूरे इतिहास को ही गलत कर दिया बेटा। इनका बोलना है अगर किसी इवेंट्स को आप लाइन से लगाते हो उसे हिस्ट्री नहीं कहते हैं, फिर क्या कहते हैं। अब कुछ बच्चे ये बोलते हैं सर आपने जो डेफिनेशन बताया मतलब रॉन्ग ही बता दिया पूरा। अरे बेटा ये इसका मानना है, माइकल फोकाल्ट का मानना है, मुझे इसके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है। इनका ये मानना है कि भाई कहां गया, अरे भाऊ आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में इन्होंने बोला आर्ग्यू दैट अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट। अगर आप किसी इवेंट्स को, किसी घटना को लाइन से लगाते हो इसका मतलब ये गलत तरीका है। फिर सही तरीका क्या है देखते, बता रहे सही तरीका। ही अटेंशन टू द फैक्ट दैट आवर आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच the ultimate historical truth but attempt to explain various transition in the past। इनका मानना यह है कि आप इवेंट आर्कियोलॉजी मतलब ना उसके तथ्य पर जाओ, उसके गहराई में जाओ, जितना गहराई में हो सके जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, क्योंकि ये किसी को समझ में नहीं आता है, इसीलिए पेपर में आता है माइकल फोकाल्ट का। बोलते आप ऐसे मत अरेंज विरेंज करो, उसके ना उसके अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रुथ पे जाओ,
क्या सही हो सकता है उसके ऊपर भरोसा करो, तब जाके आप हिस्टोग्राफी करो। आगे क्या बोलता है देखिए, एक्सप्लेनिंग द ट्रांजिशन इन हिस्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट, ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। बोलते हैं हिस्ट्री कैसे कन्वर्ट हो रही है, बदल कैसे रही है, ये बताना बहुत जरूरी है, बजाय किसी इवेंट्स को आप लाइन से लगा रहे हो। ये हिस्ट्री नहीं है, आपने कोई इवेंट्स को लाइन से लगाया, ये हिस्ट्री नहीं है। फिर क्या है, कैसे हिस्ट्री बदल रही है, कैसे चेंजेस आ रहे, कैसे ट्रांजिशन होते जा रहा है, वो हिस्ट्री होती है। किसका मानना है ये बात? बेटा ये मत बोलना सर ने हिस्ट्री पूरा गलत ही पढ़ा दिया मंजे आज पूरे 6 महीने से, नहीं, ये इसका मानना है। आगे क्या बोलता है, ही एक्नॉलेज वेरियस एरिया बाय हिस्टोरियन सच एज, इन्होंने बहुत सारे इलाकों को ध्यान रखा है। एक्नॉलेज मतलब ध्यान रखना, क्या क्या भाई, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइंस ऑफ मेडिसिन, प्रिजन एडमिन, इनका मानना क्या, हिस्ट्री इनके ऊपर भी होना चाहिए। जो पागल लोग हैं उसके बारे में भी पढ़ो, थोड़ा दवाई के बारे में पढ़ो, जो जेल में है उनके बारे में भी पढ़ो। इस तरीके से अलग अलग लोगों के ऊपर भी पढ़ना है। और एडमिनिस्ट्रेशन, उस टाइम का कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में भी पढ़ो। ये माइकल फोकॉल्ट का तरीका था, इसको आप इजी लिख सकते हो। इन्होंने पूरे हिस्ट्री को रॉन्ग कर दिया है भाई, हिस्ट्री को ही रॉन्ग कर दिया है। क्या बोलना चाह रहे, ये ट्रांजिशन हिस्ट्री के ऊपर भरोसा करते हैं। इनके हिसाब से ना वो पागल लोग के ऊपर ही भरोसा करो, पागल लोग का भी इतिहास होना चाहिए। उस टाइम में जेल में जो लोग थे उनका इतिहास नहीं है, उस टाइम पे कैसा लोग क्या काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनका हिस्ट्री नहीं है। सब कुछ हिस्ट्री है, ऐसा इनका मानना है। इज दैट क्लियर? बाद में क्या नाम है ये? तो क्या आपको ये समझ में आया? एकदम अच्छे समझ में आया? मैं चाहिए तो मैं अभी भी स्टार्टिंग से एंड तक पूरा बता सकता हूं बेटा, और आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है। किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? एक बार चाहिए रहेगा, मुझे मालूम है बहुत लोग के दिमाग में आता रहेगा, अरे सर पहला चैप्टर मैंने लर्न कर लिया है, फिर भी क्या टेंशन है। बेटा एक बार जाके घर पे इसको 40 से 45 मिनट का वीडियो एक बार वापस देखना, और कुछ डाउट रहेगा फिर अब तो डाउट रहेगा ही नहीं पहली बात, बाकी रहेगा तो अपन है इधर, कमेंट करो।